अच्छा, टेस्ट कब है आपका? टेस्ट कब है? सैटरडे को। किन टॉपिक्स का? बजटिंग और आगे हो। अच्छा, चलो। कल कौन नहीं आया था? आप नहीं थी? जाएं कॉमन रूम में, शाबाश। क्लास नहीं पढ़नी आज आपने, ऑनलाइन पढ़िएगा। टेस्ट के बाद आइएगा। आप छुट्टियां बहुत करती हैं बेटा आप दोनों, आपकी साथ वाली सहेली भी, ये भी। बस आपको अभी जाना पड़ेगा, 2-4 दफा निकालना है मैंने, ताकि आप रूटीन में आए। आप आज का लेक्चर, कल का लेक्चर, परसों टेस्ट है ना, अब टेस्ट देने के बाद आइएगा। कोई नहीं, रिलैक्स हो जाए, तबीयत भी ठीक हो जाएगी आप। हैं, मेरी अपनी खराब है, मैं छुट्टी नहीं मारता पिया। 4 दिन हो गए, 5 दिन। हम क्या पढ़े थे, दिखाओ किताब जरा 1 मिनट। हम्म। हाँ, वो टेक्निकल सा टॉपिक, फॉरवर्ड पढ़ लिया था। कमोडिटी फॉरवर्ड। मैंने आपको कल असाइनमेंट दी थी कुछ। मेरी ना आज गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैंने भी लिखना था जो वो क्वेश्चन का आंसर था। तो मैं आया ही बहुत लेट आज। तो इस वजह से वो जो मैंने कहा था कि आप भी लिख के लाइएगा आंसर, और मैं भी लिख के लाऊंगा, वो मुझे याद तो था, लेकिन मैं लिख नहीं पाया क्योंकि मैं आई बड़ा लेट था। ये वाला क्वेश्चन का आंसर कहा था, किसी ने लिखा हो? किसने लिखा है? आपने नहीं लिखा? लिखा है? चेक कराओ। क्यों? जाए, जिन्हें बंदे और क्लास के लिए कुछ लेके आए, जाओ। चलो जल्दी से, मेरे लिए ना अलार्म, में खाना खा के आया हूँ सारी। आज तो मैं आपको ये सजा दे रहा हूँ, आइंदा मैंने आपको निकाल देना है। अभी निकाल के आया हूँ सारे। आजकल छुरी तेज की हुई है, क्योंकि रिजल्ट आ गया, आखिरी महीना है, तुझे पढ़ना ही नहीं है हमें। एक दफा ये मोमेंटम करना पड़ता है, मजबूरी है। जी, चलें, शाबाश। हाँ भाई, आप कल मुझे कह रहे थे कुछ ना, तो अब आप अपनी सजा खुद सजेस्ट करें। आप तो मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं, आपको तो मेरा पता है। जी, आपने नहीं लिखा? लिखा हुआ है। आपने भी नहीं लिखा बेटी? क्यों? लिखा हुआ है ये साथ वाली। फिजिकल को तो नहीं शेयर होनी रिकॉर्डिंग। मेरी भी ठीक नहीं है, मैं देखो ਤੁਹਾਡੇ सामने दवाइयां खाना ਪਿਆ है। ਐਵੇਂ मैं कितने डिगा पिया हुआ ਇੱਥੇ फिर। तो फिर भी भरा रहे बेटा, कुछ नहीं होता, एडा को मसला नहीं पिया। हम्म। फर्क सिर्फ है कमिटमेंट का, आपकी अपनी जात के साथ कमिटमेंट ते साड़ी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कमिटमेंट, फर्क सिर्फ वहां पे पड़ रहा है, बाकी तो कोई नहीं। हाँ जी, लड़कियों आपने की है? ए कुड़ियां ने लिखा है, दोनों ने। खड़ी और पढ़े अपना आंसर, खड़ी होके प्लीज। आप या बैठी बैठी पढ़ो, आंसर रीड करो अपना, शाबाश, इस क्वेश्चन का। एल एल बार बार क्यों लिख रही है? प्रेपोजिशन भी कोई चीज होती है बेटी। कंपनी लिख दो, इदारा लिख दो, इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन लिख दो, एक जगह फॉर्म लिख दो। हर दफा एल क्यों लिख रहे हैं हम? क्या कहती हैं? और आप, मुझे लग रहा है, अभी मैंने आपका सोल्यूशन सुना है, मुझे लग रहा है आप 2 पॉइंट्स मिक्स करके लिख रही हैं। एक पॉइंट एक चीज पे होना चाहिए आपने, और दूसरा ये भी नहीं बताया कि कंपनी को क्रेडिट टर्म्स तमाम कस्टमर को एक जैसी
तो इसका इदारे के क्रेडिट रिस्क कैसे खत्म होगा या कम कैसे होगा, ये बताया आपने। उसका कॉज एंड इफेक्ट, मतलब इसका इफेक्ट क्या आएगा, बताओ जरा, दोबारा पढ़ना आगे। बिकॉज एवरी कस्टमर इज अनएबल टू रीपे, या हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता, उसकी हैसियत एक जैसी, हर एक की फाइनेंशियल पोजीशन, हर एक की कैपेसिटी, हर एक का करेक्टर एक जैसा नहीं होता। एवरी कस्टमर हैज डिफरेंट कैपेसिटी, डिफरेंट कैपिटल, डिफरेंट करेक्टर। ठीक है, इसका इफेक्ट बताए ना, आपके इस आर्ग्यूमेंट का इदारे को क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा, दोनों केसेस बता दें। ये किताब में भी नहीं लिखा होगा शायद, आई कैप में भी सीधी सीधी बातें लिखी होंगी, लेकिन आर्ग्यूमेंट हमेशा जस्टिफाई करना हमारी जिम्मेदारी है। खाली आर्ग्यूमेंट अधूरा छोड़ के नहीं आना, इसको अधूरा आर्ग्यूमेंट कहते हैं। कंपनी शुड सेट द लिमिट फॉर डिफरेंट कस्टमर या डिफरेंट क्रेडिट लिमिट्स फॉर डिफरेंट। व्हाई, इस सवाल का जवाब हमने देना है, क्यों, इसका इदारे को क्या फायदा। तो आप कहें जी तमाम कस्टमर एक जैसी करेक्टर, एक जितने कैपिटल, एक जितना साइज नहीं कैरी करते। छोटे बिजनेस कम क्रेडिट के हकदार है, बड़े बिजनेस ज्यादा क्रेडिट के हकदार है। वीक क्रेडिट रेटिंग के कस्टमर कम क्रेडिट के हकदार है, और जो स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग के कस्टमर है, ये उसकी मिसाल है, सच एज कि मैं जब ये बात कर रहा हूं, ईच कस्टमर इज नॉट सेम, so company can offer the credit according to capital, capacity and character of the customer। चले ठीक है, बस आप आगे ये फायदा कोई नहीं, बट ठीक है ऐसे ही होगा। आपकी खामी मैंने आपको बता दी है, आप इसको और पॉलिश करें तो बच जाए। फिलहाल होने ते लिखो, अभी लिखो, कोई नहीं, अभी लिख लो। ठीक है, मैंने कहा था कि आपने लंबी लंबी कहानियां नहीं लिखनी, लेकिन कम से कम एक लाइन के आगे उस लाइन को तो पूरा करो। वो लाइन भी पूरी नहीं है ना, क्या कहती हो। और आई क्या भी यही तरीका अडॉप्ट करता है। AL इज फेसिंग क्रेडिट रिस्क ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अब वो फॉलोइंग रीजंस में लिखेगा बुलेट्स में, आई कैप ऐसे ही लिखता है, AL इज फेसिंग क्रेडिट रिस्क ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस या ड्यू टू फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, इस तरह। फिर वो नीचे सवाल से अल्फाज चोरी करके उन्हीं को एलैबोरेट कर दिया। यही स्टाइल चलता है। एक स्टाइल होता है पहले इधर उधर की बात घुमाओ पहले सारी, बाद में आखिरी लाइन में आके लिख दो कि AL इज फेसिंग। तो आई कैप वो ACCA का स्टाइल है। आई कैप का स्टाइल है डायरेक्ट जवाब दो कि कंपनी कौन सा रिस्क फेस कर रही है, सेम ऑडिट में भी रीजन, वजह, वजूहात, फिर नीचे बुलेट्स में, पैरा में। वैसे आपका आई कैप, मैं तो पैराग्राफ को पसंद नहीं करता, लेकिन आई कैप बुलेट्स में ही जवाब दे रहा है, तो आप बुलेट्स क्यों देखें। वो जब भी थ्योरी का जवाब देगा साथ नीचे बुलेट्स में एक्सप्लेनेशन देगा। ठीक है कि नहीं, ठीक। चलो आगे चलते हैं। हमने आज क्या पढ़ना है, कर लिया, ठीक है। आप अपना आंसर चेक करवाइएगा जब भी थ्योरी वाला कोई पार्ट आता है, तो मैं आंसर चेक कर देता हूं, लेकिन ये हर बच्चे का हर रोज नहीं चेक कर पाऊंगा, क्योंकि ये इंग्लिश की क्लास नहीं है। ठीक है, इंग्लिश की क्लास नहीं है। हाँ, इट शुड रेगुलरली मॉनिटर इट्स कस्टमर प्रोफाइल। वो कैसे, ये आपका है, कस्टमर प्रोफाइल को कैसे वो किया जाता है मॉनिटर। आप समझे, एग्जामिनर इज अ स्टूडेंट, छोटा आपका वो है, क्या कहते हैं, जो आपसे जूनियर आ रहे हैं बच्चे, आप समझे आपने उसको पढ़ा रहे हैं किस्म का, लेकिन इतना भी नहीं लिख देना कि पढ़ा, हम जैसे बोल बोल के एक ही बात को 8 तरीकों से बताते हैं आपको। तो लेकिन आपने ये बताना कैसे, बाय रिव्यूइंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, बाय मॉनिटरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
उनसे पता चलता है ना किसी भी कस्टमर की रिस्क प्रोफाइल। ओवर द काउंटर का मतलब होता है कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कोई सी दो पार्टीज अपनी मर्जी से तय कर ले, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन, और अगर चीजों पहले से स्टैंडर्डाइज्ड हो और उसमें आपकी अपनी जाती मर्जी शामिल ना हो, ऐसे को बोलते हैं स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट्स, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स। आज जो फ्यूचर पढ़ाऊंगा वो स्टैंडर्डाइज्ड है, और जो नॉन स्टैंडर्डाइज है जिसकी टर्म एंड कंडीशन अपनी मर्जी की है। मिसाल के तौर पर मैं फर्नीचर की एक दुकान पे जाता हूँ और वो कहता है जनाब मैं तो पहले से बना हुआ ही फर्नीचर बेचता हूँ, स्पेशल ऑर्डर रिसीव नहीं करता, इसका मतलब है वो स्टैंडर्डाइज फर्नीचर में डील कर रहा है। और आप एक के पास जाते हैं, उसे कहते हैं मैंने तो अपनी मर्जी का फर्नीचर बनाना है, फलां लकड़ी, फलां ये डिजाइन मैंने जर्मनी से मंगवाया या फ्रांस से, और फलां पॉलिश ये मैंने वहां से मंगवानी है, तो मैंने तो ये वाला इस तरह का बेड बनवाना है। तो अब आप, और वो कहता है ठीक है मैडम मैं बना दूंगा। इसका मतलब है ये जो अब आपको फर्नीचर या बेड या जो भी चीज़ आप बनवा रही हैं, ये आपकी और उसकी म्यूचुअल कॉन्सेंट से और आपकी मर्जी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, इसको ओवर द काउंटर कहते हैं। Over the counter means anything which is prepared according to your own needs and requirements। नहीं समझ आ रहा? कस्टमाइज भी कहते हैं जी, बिल्कुल। हाँ जी, आप व्हाट्सएप पे चेक करवा सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर दें मुझे, मैं चेक कर लूंगा। अभी तो नहीं सारों का चेक कर सकता, बाद में आपको शाम को 7-8 बजे के करीब पढ़ के फिर व्हाट्सएप ग्रुप में या प्राइवेटली मैसेज कर दूंगा, वॉइस मैसेज पे, कि यार आपके राइटअप में ये फॉल्ट है। एक बच्चे का एक ही दफा राइटअप मैं देखता होता हूँ, बार बार नहीं देखता होता, क्योंकि अगर उसकी एक गलती चल रही है तो वो उसी गलती पे मार खा रहा होगा, बस उसको थोड़ा सा बताता है। बाकी फिर आपका आगे आपकी किस्मत आई के आपने फिर करना है, क्योंकि एक एक का चेक करने बैठ जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। हाँ, स्टाइल कोशिश करें, आई कैप का स्टाइल रीड करें, ऑडिट में भी और इसमें भी, इवन टेक्स्ट में भी, जितने भी सब्जेक्ट में थ्योरी है। हमने कल कहा था हम आज बात करने जा रहे हैं कमोडिटी फ्यूचर्स पे। किस पे बात करना चाह रहे हैं? कमोडिटी फ्यूचर्स। पता नहीं अब मैंने कल बात की थी उस पे कोई के नहीं की थी, लेकिन जी आ जाए जी, कमोडिटी फ्यूचर्स। क्या हमने ये कहा था कि एक मार्केट होती है फ्यूचर मार्केट, दोनों मार्केट्स डिफरेंट होती हैं, लेकिन दोनों में रिलेशन ये होता है कि फ्यूचर मार्केट में जो फ्यूचर की प्राइस होती है वो अंडरलाइंग कमोडिटी की प्राइस पर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, ये बताया था आपको। तो अब आपको सवाल आपके जहन में ये आएगा कि हमने रिस्क मैनेज कैसे करना है। हमने क्या ये कल बात पढ़ी थी कि कमोडिटी प्राइसेस में रिस्क क्या होता है? बताओ भाई, कमोडिटी प्राइस रिस्क क्या होता है? फ्यूचर में अगर हमने कोई बाय करनी है चीज, तो मार्केट में फ्यूचर में का जो कमोडिटी हम खरीदना चाह रही है हमारी कंपनी, वो बढ़ ना जाए। और अगर आप सेलर की पोजीशन पे हैं और आपने फ्यूचर में कोई चीज जो आपके पास है आप बेचना चाहते हैं, तो आपको डर क्या होता है, रिस्क क्या होता है, अनसर्टेनिटी क्या होती है कि प्राइसेस, तो ये जो प्राइसेस की फ्लक्चुएशन है बायर के लिए बढ़ने और सेलर के लिए, इस रिस्क के लिए हमने कहा था हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वो क्या था कि दो पार्टीज आपस में आज ही प्राइस लॉक कर लेती हैं और 3 माह बाद उस लॉक प्राइस पे कमोडिटी की खरीदो फरोख्त एग्जीक्यूट हो जाती है। सिंपल था, एक लाइन का जवाब था उसका, न्यूमेरिकल का। उसके बाद मैंने कहा था दूसरा, अब ये जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फ्यूचर मार्केट की कुछ खूबियां थी वो आपको, पहली बात है मैं फ्यूचर्स की डेफिनेशन लिख दूं कि फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जी, फ्यूचर्स
is a standardized future is a standardized binding agreement futures is a स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है इसकी टर्म एंड कंडीशन हमारी मर्जी की नहीं होगी, फ्यूचर मार्केट की पहले से तयशुदा टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। किस मार्केट की? ये ऊपर लिख लें, स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू फ्यूचर मार्केट, प्री डिसाइडेड होती है, हम नहीं तय करते, पहले से तयशुदा होती हैं। ठीक है, हर कमोडिटी का नहीं होता, ये लिमिटेड कमोडिटीज में होता है, हर ड्यूरेशन का नहीं होता, 3-3 माह के ड्यूरेशन पे होता है। कितने कितने माह का? तो फ्यूचर इज अ स्टैंडर्डाइज्ड बाइंडिंग एग्रीमेंट टू बाय और टू सेल एनी कमोडिटी या एसेट। ये तकरीबन वो फॉरवर्ड वाली ही डेफिनेशन है। ऊपर ये फ्यूचर्स है, नीचे मुस्तकबिल वाला है फ्यूचर। जब मैं फ्यूचर लिख रहा हूं तो ये मुस्तकबिल वाला है और फ्यूचर्स ये इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये फ्यूचर फ्यूचर से परेशान ना हो, फ्यूचर्स जब भी मैं लिखूंगा चाहे वो एक इंस्ट्रूमेंट है, मैं लफ्ज क्या लिखूंगा? फ्यूचर्स, ताकि वो आम फ्यूचर मुस्तकबिल वाले फ्यूचर से मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकूं। तो वो कहता है जी ये एक स्टैंडर्डाइज बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिसके तहत आप किसी भी कमोडिटी को मुस्तकबिल में बाय या सेल करना चाहते हैं, लेकिन कमोडिटी नहीं मिलनी वहां से, फ्यूचर मार्केट से कमोडिटी मिलनी नहीं, एग्रीमेंट किसी कमोडिटी के बाय सेल करने का ही होगा। तो मिलना क्या है? प्राइसेस के डिफरेंस से मैंने कहा था या तो आप गेन कमाएंगे या फ्यूचर मार्केट में क्या कमाएंगे? लॉस। ठीक है, आज आप अगर फ्यूचर मार्केट में फ्यूचर बाय करने का एग्रीमेंट करते हैं तो आपके हाथ में कुछ नहीं आना, सिर्फ आपके नाम से थोड़े सिक्योरिटी डिपॉजिट करा के आपने फ्यूचर को लॉक कर ली प्राइस एक। कल को 6 माह बाद या 3 माह बाद आपने जब उसको सेल करना है तो उस दिन की प्राइस पे वो आपका सेल हो जाएगा। दोनों प्राइसेस के डिफरेंस से आपको क्या मिलेगा? गेन मिल सकता है या क्या मिल सकता है? लॉस। तो सबसे पहली बात है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की खूबियां क्या हैं, इसकी खूबियां क्या हैं, इसकी खूबियां क्या हैं? तो सबसे पहली खूबी ये होती है कि ये स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट है। ओवर द काउंटर नहीं है, स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट है। स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट का मतलब होता है बेटा कि जो कंपनी है जिसने अपना रिस्क मैनेज करना है वो फ्यूचर मार्केट में बैठे हुए ब्रोकर के साथ एग्रीमेंट करेगी। तो ये एग्रीमेंट किसके साथ करती है कंपनी? हर बंदे के साथ नहीं हो सकता, वो तो हर बंदे के साथ हो सकता था जो कल हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। एनी पर्सन एनी पार्टी, ये किसके साथ होगा? ब्रोकर। और वो ब्रोकर कहाँ बैठता है? स्टॉक मार्केट की तरह फ्यूचर्स मार्केट में बैठता है और वो ब्रोकर आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन बताता है कि हमारी मार्केट की क्या टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे आप बैंक में नहीं जाते फॉर्म वो अकाउंट ओपन कराने के लिए तो वो फॉर्म पे साइन कराते हैं, ऐसे ही आप फ्यूचर ब्रोकर के पास जाएंगे वो भी आपसे सारी साइन कराएगा, इवन आपसे चेक लेगा, आपका अकाउंट ओपन होगा उसके पास बैंक की तरह, सारा बैंक की तरह। इवन कई ब्रोकर तो चेकबुक भी देते हैं, अपनी अपनी उनकी चेकबुक भी होती है जिसके थ्रू आप मुनाफा निकलवाएंगे कल को, या वो फिर किसी बैंक की भी दे देते हैं, अपने रेलेवेंट बैंक की, हो सकता है ऐसा, अपनी भी दे देते हैं कई। अच्छा, तो ये किसके साथ होता है? ब्रोकर के साथ। सारी कमोडिटीज का नहीं होता, लीडिंग कमोडिटीज। धनिया पुदीने का नहीं हो सकता क्योंकि धनिया पुदीना लीडिंग कमोडिटी नहीं है। किसका होगा? ऑयल का, जो इंटरनेशनली चीजें ट्रेड होती हैं, ऑयल का, गोल्ड का,
सिल्वर का, कॉपर का, करेंसीज का। ठीक है, फिलहाल मैं कमोडिटी पढ़ा रहा हूँ तो करेंसी को हम कमोडिटी में काउंट नहीं करते, वो अलग टॉपिक आई क्या हमने रखा है। लीडिंग कमोडिटीज, ठीक है, शेयर्स भी हो सकता है, लीडिंग जो इंटरनेशनली भी ट्रेड होती हैं। तो इसमें वो सारी नोट्स में शायद लिखी हो कमोडिटीज जो लीडिंग है, जिनके फॉरवर्ड या होते हैं। हाँ, वीट शीट भी होता है। क्यों? पाकिस्तान इंडिया से वीट लेता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को वीट एक्सपोर्ट करता है, तो ये लीडिंग कमोडिटी है जो इंटरनेशनल ट्रेड में भी यूज होती हैं, उनमें ज्यादा मसला होता है। तो ये धनिया पुदीना नहीं, ये ऐसी नहीं है, मिसाल दे रहा हूँ, शायद होता हो, धनिया पुदीना भी होता हो, मुझे नहीं, लेकिन उसके फ्यूचर अवेलेबल नहीं होते। अच्छा, उसके बाद ये एग्रीमेंट स्टैंडर्डाइज होने का मतलब है कि इसका जो ड्यूरेशन होगा वो ड्यूरेशन भी फिक्स है, 3-3 माह के साइकिल पे होते हैं, या फिक्स्ड एक्सपायरी डेट का इसको, बल्कि ज्यादा बेहतर लफ्ज है फिक्स्ड एक्सपायरी डेट। आई कैप में तो वैसे कोई दीन-ईमान नहीं है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रॉपर पहले टॉपिक, बाद में फिर आई कैप में तो कुछ भी हो सकता है। फिक्स्ड एक्सपायरी डेट होती है इसकी, पूरे साल में 4 डेट्स हैं, 3-3 माह के साइकिल पे। 1 मिनट बताता हूँ। 31 मार्च एक्सपायरी का फ्यूचर होता है, या 30 क्वार्टरली इसकी डेट्स होती हैं एक्सपायरी। एक्सपायरी का मतलब होता है इस तारीख तक आप इसको बेचकर प्रॉफिट या लॉस कमा सकते हैं। अगर आपने इस तारीख तक इसको नहीं बेचा तो एक्सपायरी डेट पे ऑटोमेटिकली ये सेल होके, मतलब प्रॉफिट रियलाइज आपको हो जाएगा, या लॉस होना है तो वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा ये। अगर आप इसको एक्सपायरी डेट से पहले बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक्सपायरी डेट तक ना बेचा खरीदा हुआ फ्यूचर, तो फिर ये ऑटो पे होता है, ऑटो। ये नहीं है कि वेस्ट हो जाएगा, अभी सवाल नहीं कोई। 30 सितंबर, और चौथी डेट कौन सी है? 31। इन 4 डेट्स की एक्सपायरी का फ्यूचर होता है। मसलन आज 1 दिसंबर है और मैं 31 मार्च एक्सपायरी, 31 मार्च 2023 एक्सपायरी वाला आज फ्यूचर लेता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा? आज 1 दिसंबर वाले दिन मैं 31 मार्च में एक्सपायर होने वाला फ्यूचर लूंगा, या 30 जून एक्सपायरी का मिलेगा, या किस एक्सपायरी का मिलेगा? 30 सितंबर एक्सपायरी का, या अगले साल के 31 दिसंबर तक के। ये एक्सपायरी डेट्स होंगी, बस 4 एक्सपायरी डेट्स होती हैं जिनका फ्यूचर मिलता है। और आप याद रखिएगा, तो मसलन मैं अगर 31 मार्च एक्सपायरी का लेता हूं, तो आज जिस प्राइस पे मैं, क्रूड ऑयल का होता है असल में फ्यूचर, वो जिस प्राइस पे आज फ्यूचर लूंगा, और मेरा दिल चाह रहा है यार मैं 31 मार्च का लिया, लेकिन मेरा 1 फरवरी को दिल चाहता है जाके मैं बेच दूं, तो आप 1 फरवरी को वाले दिन बेचेंगे आज की प्राइस जो थी फ्यूचर की क्रूड ऑयल के, और 1 फरवरी वाले दिन जो क्रूड 1 महीना पहले बेच दिया आपने, तो उन दोनों डेट्स पे जो भी डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा, या आपका क्या होगा, लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट ही नहीं होता हमेशा, लॉस भी हो सकता है फ्यूचर मार्केट में। समझ आ रही है बात आपको कि नहीं समझ आ रही? अच्छा, तो ये 4 डेट्स हैं आपकी, फिक्स्ड एक्सपायरी डेट, लीडिंग। जी अब आप सवाल पूछिए, आपका क्या था? चले जी बेटा, आपका क्या सवाल था? हो गया, आगे चले नेक्स्ट। अगली खूबी क्या है इसकी? फ्यूचर ज्यादातर कैश सेटल्ड होते हैं, नॉन डिलीवरेबल होते हैं। नॉन डिलीवरी, नॉन डिलीवरी का मतलब है अगर मैंने क्रूड ऑयल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया ना, तो उसमें मुझे ऑयल शॉयल कोई नहीं मिलना, मुझे बस प्राइस के डिफरेंस से कैश प्रॉफिट में मिल जाना है। समझ आ रही है? अगर आपने वीट का फ्यूचर लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 3 माह बाद वीट मिल जाएगी। वीट आपको जाके कहां से खरीदनी पड़नी है? मार्केट से ही। तो आपको फिर फ्यूचर मार्केट से फायदा क्या होगा? वीट की प्राइस जितनी बढ़ चुकी होगी उसका मुनाफा आपने से कमा लिया है। समझ आ रही है? तो ये नॉर्मली कैश सेटल होते हैं। उसके अलावा अगला, डेली प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन होती है, रोजाना शाम को आपको ईमेल आती है, डेली प्रॉफिट एंड लॉस सेटलमेंट कहते हैं उसको, मिलना नहीं, लेकिन कंप्यूटेशन डेली होती है, शाम को 3 बजे के बाद ईमेल आ जाती है आपको कि आज आपके अकाउंट में इतना प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है, मिला नहीं, क्रेडिट स्टेटमेंट बन रही है आपकी।
अगले दिन आपके अकाउंट में जितना लॉस होगा वो कहेंगे आज इतना अकाउंट आपका डेबिट हुआ है। तो डेली प्रॉफिट कैलकुलेशन या सेटलमेंट को कहते हैं मार्क टू मार्केट। इस टर्म का मतलब होता है रोजाना की बुनियाद पे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है। मार्केट में जितनी प्राइस मूव करेंगी, फ्यूचर की भी प्राइस मूव करेगी अंडरलाइंग कमोडिटी की प्राइस की वजह से। तो रोजाना आपका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होगा। आज 1 दिसंबर को मैंने फ्यूचर खरीदा है, 31 मार्च के एक्सपायरी वाला, तो मुझे ईमेल 31 मार्च वाले दिन नहीं आनी। मुझे आज 1 दिसंबर है, शाम को मतलब 4 बजे के बाद ईमेल आ जाएगी, अगर मैं अभी खरीद लूँ जाके, कि जनाब आज आपका इतना प्रॉफिट है। कल 2 दिसंबर जब होगा तो शाम को फिर ईमेल आएगी कि आपका कल के मुकाबले में आज इतना और प्रॉफिट है, या कल वाले प्रॉफिट में से भी इतना उड़ गया है। तब लॉस ने आपके प्रॉफिट को खत्म कर दिया, और बल्कि ज्यादा भी हो सकता है लॉस। जी बेटी। सुन लें, उन्होंने क्या किया होता है, वो आपसे कई दफा इसके थोड़े से चार्जेस लेते हैं। क्या लेते हैं? दूसरा फायदा, अगर ये चार्जेस ना भी ले, कई दफा ना कुछ लोगों को पैसों की शॉर्टेज हो जाती है, तो ये बिल्कुल बैंक की तरह उनको लोन देते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, और उस पे उनसे क्या चार्ज करते हैं? इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ब्रोकर को क्या फायदा होता है? ब्रोकर कोई सर्विस दे रहा होता है, तो वो सर्विस की फीस लेगा, और अगर वो सर्विस की फीस नहीं लेना चाहता तो वो इस तरह के जुगाड़ लगाते हैं कि आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उसकी थोड़ी सी फीस होगी। उसके बाद फिर उन्होंने, जब आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको कई बैंक से मिलने थे नहीं मिले, या किसी पार्टी से, ये तो बाइंडिंग एग्रीमेंट है, आपने तो इसको क्लोज करना है। अगर लॉस हुआ तो आपको पैसे क्या करने पड़ेंगे? जमा। तो ये आपको फाइनेंसिंग की सहूलत भी देते हैं, ये बैंक की तरह भी रोल प्ले करते हैं, और उस पे बैंक के मुकाबले में अच्छा खासा आपसे क्या लेंगे? सूद लेंगे। आम जो स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर बैठा होता है, वो खाली शेयर की खरीदो फरोख्त नहीं करवा रहा होता। वो इन्वेस्टर को जब पैसों की जरूरत पड़ती है ना, ओ यार एक अपॉर्चुनिटी आई है, पैसे नहीं हाथ में, तो ब्रोकर कहता है सर हम आपको कैश देते हैं, खरीदें कोई नहीं, हम इस पे इतना इंटरेस्ट ले लेंगे आपसे। तो इन्वेस्टर जो होता है वो हिसाब किताब लगाता है कि यार मैं इसको इतने में बेचूंगा, मेरा ये मुनाफा है, इनको इंटरेस्ट दे के भी मुझे बच रहा है, तो वो फिर ब्रोकर से लोन ले लेते हैं वो इन्वेस्टर। ये होता है स्टॉक मार्केट में भी होता है, और ये फ्यूचर मार्केट के ब्रोकर। तो दो फायदे हैं ब्रोकर को। नंबर वन फायदा, वो आपसे फीस की मद में थोड़े से पैसे लेते हैं, बड़े लेकिन वो होते बहुत माइनर से। असल कमाई उनकी तब होती है जब लॉस, वो होगा, सॉरी क्या नाम है, इंटर, हाँ। अच्छा, दूसरी बात, अगर फ्यूचर मार्केट में आपको गेन हो गया तो वो तो मिल जाएगा आपको, और अगर फ्यूचर मार्केट में लॉस हुआ आपको, तो वो लॉस आपने किसको देना है? वो ब्रोकर होता है दूसरी साइड पे कई दफा। यानी किसी ट्रेड की दूसरी साइड पे अगर आप बाय करके सेल कर रहे हैं ना, तो वो सेलिंग के अगेंस्ट जो बायर होता है वो कौन होता है? ब्रोकर होता है। कोई जेन्युइन पार्टी भी हो सकती है, और ब्रोकर खुद भी होता है कई दफा। इसीलिए ब्रोकर यहां से भी कमाता है कि वो हर ट्रेड में दूसरी पार्टी बन के, अगर तो गेन आपको हो रहा है तो आपको गेन दे देगा, और अगर लॉस हो रहा है आपको, तो आपके लॉस वाले पैसे किसकी जेब में जाने हैं? ब्रोकर की जेब में सारे पैसे। ठीक है। प्राइसेस की फ्लक्चुएशन है ना, एक किस्म की बैटिंग भी होती है, इसको कई टीचर बैटिंग से समझाते हैं, कि आप ब्रोकर के साथ बेट कर रहे हैं कि भाई कीमत बढ़ जाएगी, वो कहता है नहीं, कीमत क्या हो जाएगी? अगर आप बेट जीत गए तो आपको पैसे मिलेंगे, वो जीत गया तो जो आप अमाउंट दे रहे हैं ना लॉस की, वो ब्रोकर की जेब में जा रही होती है कई दफा उसकी जेब में नहीं जा रही, उसने भी आगे किसी के साथ बेट लगाई होती है, वो आपसे पैसे लेके किसी और को दे रहा होता है। ठीक है, समझ आ रही है? तो ब्रोकर मल्टी डायमेंशनल कमाई कर रहा होता है, कोई ये एक सोर्स ऑफ इनकम पे वो बैठा नहीं होता। जी चले जी आगे। समझ आ गई आपको? आल्दो वैसे वो हराम है, ये जायज यूज नहीं है, इधर घुसना नहीं, लेकिन सीखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए। मैंने कहाँ से ही किया है? मैं कहाँ किया नहीं, मैंने बुला बुला के उनका दिमाग खाया है कि मुझे बताओ ये कैसे इस्लामिक है। तो वो फिर मुझे इस्लामी जस्टिफाई करने के चक्कर में मुझे सारा मैकेनिज्म समझा के जाते हैं। ठीक है, कि ये सारा वाकई, ये देखे फतवे, 5 फतवे हमारे पास हैं, ये वो
जस्टिफाई करने के चक्कर में। तो मेरा मकसद इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरा मकसद है अवेयरनेस। अवेयरनेस दे जाते हैं वो मुझे, बस मैं कहा ठीक है बताऊंगा, बाज फोन करी जाते। नेक्स्ट, जरूरी नहीं होता कि सारी जगह पे आप पैसे ही लगाएं। नेक्स्ट आगे चले जी। स्टैंडर्डाइज है, कैश सेटल्ड है, डेली प्रॉफिट और लॉस की क्या है, सेटलमेंट है। अच्छा, उसके अलावा कैन बी क्लोज्ड बिफोर एक्सपायरी डेट। क्लोज का मतलब होता है कि बेच सकते हैं आप बिफोर एक्सपायरी डेट और ऑन एक्सपायरी डेट। आफ्टर एक्सपायरी नहीं कर सकते आप। कैन बी क्लोज, क्लोज का क्या मतलब है, सुन लें। अगर आप बायर की पोजीशन पर हैं, सुन लें, आपका कौन है, आपने कमोडिटी बाय करना चाहते हैं 3 माह बाद। कितने माह बाद कमोडिटी बाय करना चाहते हैं? तो आप कमोडिटी बाय करने की बजाय आज आज उस कमोडिटी का फ्यूचर बाय करेंगे आज की प्राइस पे, और 3 माह बाद, 3 माह मैं मिसाल के तौर पे लिख रहा हूं, कुछ भी हो सकते हैं, आप सेल करेंगे। फ्यूचर 3-3 माह के साइकिल का होता है ना। तो अगर मैं आज खरीद रहा हूं, या मैं 31 दिसंबर वाला फ्यूचर खरीदूंगा, या मैं 31 मार्च वाला खरीदूंगा। समझ आ रही है? तो आज फ्यूचर में बाय करूंगा, इधर जो प्राइस होगी फ्यूचर की और इधर जो फ्यूचर की प्राइस होगी, क्या ये दोनों प्राइसेस सेम होंगी? तो जवाब आता है नो, ये प्राइसेस डिफरेंट होगी, और डिफरेंट होने की वजह से आपका लॉस या गेन होगा। अच्छा, इसी तरह जो सेलर होता है, सेलर होता है वो कैसे करता है? वो आज सेल फ्यूचर एग्रीमेंट करता है। अब सेल फ्यूचर में बच्चे समझते हैं हमने खरीदा तो कुछ है नहीं, बेटा आपने हमसे एक ट्रांजैक्शन बुक करवाते हैं। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा होता है, आम जिंदगी में होता है बाय पहले चीज की जाती है, सेल बाद में। स्टॉक मार्केट में और फ्यूचर मार्केट में उल्टी ट्रांजैक्शन पहले हो सकती है, सेल की ट्रांजैक्शन पहले हो सकती है, क्योंकि उसमें बेचना कुछ नहीं, सिर्फ सिस्टम में एंटर होना है, आज की प्राइस लॉकिंग करानी है आपने। और 3 माह बाद आप क्या करेंगे, उन्हीं फ्यूचर को 3 माह बाद क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। अब ना कुछ बाय हुआ ना कुछ सेल हुआ, सिर्फ दो प्राइसेस का डिफरेंस है, जिससे या आपको गेन मिल जाएगा या आपको क्या मिल जाएगा, लॉस। तो मैं ये बता रहा था कि अगर एक्सपायरी डेट 31 मार्च है ना, मिसाल के तौर पर, कौन सी एक्सपायरी डेट है, तो आप 31 मार्च या उससे पहले जब मर्जी चाहे इसको सेल कर सकते हैं, खरीदा हुआ, या जो सेल किया हुआ था उसको क्या कर सकते हैं, बाय, अगर उसकी एक्सपायरी डेट 31 मार्च है। लेकिन अगर आपकी 31 मार्च से एक दिन भी आगे जाना चाहेंगे तो नहीं जा सकते। तो एक्सपायरी डेट या उससे पहले क्लोजिंग इसको कहते हैं, बाय वाले को सेल कर दो वो क्लोज हो जाएगा, और सेल वाले को क्लोज किससे किया जाता है, बाय फ्यूचर से। ये बात आपको समझ आ गई है कि सेल कैसे हो रहा है? कोई चीज सेल नहीं हो रही, कोई चीज बाय नहीं हो रही। मसलन मैं बायर हूं, मैं ब्रोकर से जाके कहता हूं कि भाई मैंने 3 माह बाद 5,000 टन चावल खरीदने, लेकिन मैं अभी चावल तो नहीं ले सकता। वो कहता है कोई मसला नहीं, आपने चावल खरीदने ना, आप चावल के लिए मेरे साथ आज फ्यूचर की ट्रांजैक्शन में एंटर हो जाए, क्योंकि मैंने कल को चावल खरीदने। ऐसा फ्यूचर जो कल को बाइंग को आपको प्रोटेक्ट करेगा, उस फ्यूचर का नाम रख दिया जाता है बाय फ्यूचर। अब बाय फ्यूचर में आपने कुछ खरीदा नहीं, ये ना समझे आपने कुछ खरीदा है, वो तो हम लिख रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बाय। वो तो कहते ही नहीं बाय फ्यूचर, वो तो कहते हैं मेरे साथ आज फ्यूचर में एंटर हो जाए, आज की प्राइस लॉक कर ले, बस क्या लॉक कर ले, और 3 माह बाद की प्राइस फिर आउट हो जाए फ्यूचर मार्केट से। आज इन हो जाए, 3 माह बाद फ्यूचर मार्केट से क्या हो जाए, आउट। वो इन आउट को हमने बाय सेल किया, लिखा है आपके लिए। हम क्यों कहते हैं आपको बाय सेल? क्योंकि बाद में गेन लॉस निकालना आप बच्चों के लिए आसान होता है।
अदरवाइज आप किसी भी ब्रोकर के पास जाएंगे वो बाय सेल का तो लफ्ज ही नहीं बोलता, वो बोलेगा ही नहीं। आप देखते रहेंगे इसकी तो जुबान पे बाय सेल का लफ्ज ही नहीं आया। ये तो कह रहा है फ्यूचर मार्केट में पोजीशन ले लें आज और 3 माह बाद मार्केट से पोजीशन क्लोज कर दें। ना उसने बाय का लफ्ज बोलना है ना उसने। हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम आपको सिखाना चाह रहे हैं जब भी मुस्तकबिल में कोई चीज आपने बाय करनी हो तो आप पहली ट्रांजेक्शन जो फ्यूचर मार्केट की करेंगे उसका नाम रखा हुआ है हमने किताबी, बाय फ्यूचर। और दूसरी ट्रांजेक्शन का क्या नाम रखा हुआ है? सेल। अगर आप सेलर की पोजीशन पे है तो पहली ट्रांजेक्शन का क्या नाम है? हालांकि आप कुछ नहीं बेच रहे, जा रहे हैं ब्रोकर के पास और उससे आज प्राइस लॉक कर रहे हैं, इसको नाम रखा हुआ है सेल फ्यूचर। दूसरी का नाम क्या है? बाय फ्यूचर। दोनों डेट की प्राइसेस इंपॉर्टेंट है। ले जी, मैं अब आपको मैकेनिज्म समझाता हूं तो आपको बातें और समझ आएगी बेहतर जी। नहीं, ओपन मार्केट में नहीं होता वो। ऐसा फ्यूचर कम ममालिक में है, उसको कहते हैं डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। डिलीवरेबल नहीं होते, फिजिकल कमोडिटी में कन्वर्ट नहीं होने वाले होते ज्यादा। मैंने क्या लिखा, यहाँ लिखा था ना कैश सेटल्ड, नॉन डिलीवरी के। अगर किसी मुल्क में ये ऑफर है तो हो सकता है, अदरवाइज दुनिया में कहीं ऐसे नॉन डिलीवरेबल होते हैं फ्यूचर्स ज्यादातर। ये नहीं होता कि फ्यूचर दिखाकर आप उतने टन कमोडिटी ले लें, क्योंकि फ्यूचर एक अलग मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जो आम लोग नहीं जानते। आपको आज से पहले कभी पता था फ्यूचर होते हैं? तो हमारे पूरे पाकिस्तान में आप चले जाएं, सिर्फ 1 से 2% लोगों को पता होगा कि ये जो हार्वेस्ट इदारा बना इसमें क्या होता है या ये फ्यूचर्स क्या होते हैं। ऑप्शन तो फिर आपने लफ्ज सुना हुआ था अपने टेक्स्ट में, स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉय ऑप्शन। आईएस पढ़ा होगा कोई, या IFRS 2 पढ़ा हो शायद, शेयर बेस्ड पेमेंट में नहीं पढ़ा हुआ IFRS 2 तो IFRS 2 है, पढ़ लेंगे आप आगे जाके। तो शेयर बेस्ड पेमेंट एम्प्लॉय को कंपनसेट करते हैं और किस कैश में नहीं, उनको बोनस शोनस ये वो रिटायरमेंट बेनिफिट किस सूरत में देते हैं? शेयर्स की सूरत में। तो चले, हमें इससे गर्ज नहीं है फिलहाल अभी। आपने इसमें से कुछ भी याद नहीं करना, बस समझना है। अब मैं आपको फ्यूचर मार्केट का मैकेनिज्म बता के फिर सवाल पे ला रहा हूँ, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आज का। अब आपने मैकेनिज्म साथ नहीं लिखना। मिसाल के तौर पर हम कौन सी पोजीशन पर हैं? एक मार्केट है फ्यूचर मार्केट, दूसरी मार्केट कौन सी है? चले मैं कमोडिटी मार्केट, मैं शेयर्स में आने मिसाल दे रहा हूँ। किस चीज की मिसाल दे रहा हूँ? कमोडिटी में मैं फिलहाल शेयर्स की मिसाल दे रहा हूँ, तो मुराद स्टॉक एक्सचेंज है। आज की डेट, और मिसाल के तौर पर आज से 3 माह बाद मैंने मीजान बैंक के 5,000 शेयर्स खरीदने। आज नहीं खरीदने, आज से कितने माह बाद खरीदने? 3 माह बाद। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आज ओपन मार्केट में जो मीजान बैंक का शेयर है, फॉर एग्जांपल एक शेयर 50 रुपए का है। एक शेयर कितने का है? 50 रुपए का है। और आज फ्यूचर मार्केट में जाके जब देखते हैं तो मीजान बैंक, वैसे वो एक इस्लामिक बैंक है उसका फ्यूचर नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए, मीजान बैंक का जो फ्यूचर है उसके फ्यूचर की भी प्राइस जो है वो 50 रुपए है। ये कुछ भी हो सकती है, ये 5 रुपए भी हो सकती है, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है दोनों सेम हो, लेकिन चले मैं जानबूझ के सेम रख रहा हूँ। हाँ हो सकती है, क्योंकि वो मार्केट की अपनी डिमांड सप्लाई की फोर्सेस भी हैं। हो सकता है कि वो 55 पे हो सकता है वो 52 पे हो सकता है 48 पे हो वहाँ शेयर की प्राइस। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने 50 रुपए देने हैं, सारे पैसे नहीं देने, सिर्फ कागजी प्राइस है ये, उसकी ट्रेडिंग प्राइस है। तो मीज़ान बैंक लिमिटेड, MEBL उसका सिंबल है। मीज़ान बैंक लिमिटेड का शेयर ओपन मार्केट से ले जाओ तो 50 रुपए का मिल रहा है, और अगर आप उसका फ्यूचर मार्केट से फ्यूचर की पोजीशन लो तो प्राइस 50 रुपए है, लेकिन पैसे 50 रुपए नहीं देने पड़ते, थोड़े से सिक्योरिटी के तौर पे, वो भी बहुत थोड़े से। अच्छा होता क्या है, हमें डर ये है कि फ्यूचर में ये प्राइस क्या होगी, तो हम क्या करते हैं आज फ्यूचर मार्केट में पोजीशन ले लेते हैं पहले। शेयर आज नहीं लेते, क्या ले लेते हैं? फ्यूचर मार्केट में पोजीशन ले लेते हैं। उस पोजीशन लेने को हम क्या बोलते हैं? बाय फ्यूचर।
किस प्राइस पे पोजीशन लिया आपने? 50 रुपीज के फ्यूचर प्राइस पे। ओपन मार्केट में नहीं ले सकते आप पोजीशन, उसमें तो पूरे शेयर खरीदने पड़ेंगे, पूरे पैसे देने पड़ेंगे। फ्यूचर मार्केट में थोड़े से पैसे ब्रोकर के पास रखवाते हैं और आप 5,000 शेयर्स को 50 रुपए पे बाय करने की पोजीशन ले लेते हैं। लेकिन 5,000 शेयर्स के 50 रुपए जमा नहीं कराए आपने, थोड़े से पैसे सिक्योरिटी के तौर पे जमा कराए। होता क्या है कि 3 माह में यहाँ वाकई शेयर की प्राइस बढ़ के 80 पे चली जाती है। मिजान बैंक के शेयर की प्राइस 50 रुपए से बढ़ के कितने पे चली जाती है? 80 पे। शेयर महंगा हुआ है, सस्ता हुआ है, और एक बायर को महंगा लग रहा है। ये देखो ना, 50 वाला शेयर उठ के कितने पे चला गया है। लेकिन आपको ये टेंशन नहीं होगी। उसकी वजह क्या है कि आपने बैकएंड पर एक अलहदा मार्केट में थोड़े से पैसे सिक्योरिटी के तौर पे जमा कराकर आप एक पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। उस मार्केट की खूबी ये है कि उसमें भी प्राइसेस इंक्रीज हुई होंगी। मैं कहता हूं समझाने के लिए, आइडियल एग्जांपल है मेरी फिलहाल, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता ऐसे। तो मिसाल के तौर पर उस मार्केट में भी फ्यूचर कितनी प्राइस पे आ गया है? 78 पे भी हो सकता है, 82 का भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। इसमें भी डिमांड सप्लाई की वजह से प्राइस कुछ हो सकती है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने 50 रुपए की प्राइस पे बाय किया था, पहली दफा पोजीशन ली थी, अब इस पोजीशन को मैं क्या करूंगा, क्लोज करूंगा और मैं ये फ्यूचर सेल कर दूंगा। ब्रोकर से कहूंगा मेरी पोजीशन को क्या कर दो, वो कहेगा ठीक है जनाब सेल फ्यूचर, वो समझ जाएगा। बाय फ्यूचर कितने पे था? मेरे हाथ में कुछ नहीं आया था, सिर्फ सिक्योरिटी जमा हुई थी और प्राइस लॉक हुई थी मेरे नाम से। आज मैंने 3 माह बाद 80 की प्राइस पे उसे कहा मेरी पोजीशन अपने पास से क्या कर दो। जब मैं उसे कहता हूँ ना क्लोज कर दो, तो इसका मतलब है मैं दोनों प्राइसेस से जो मुझे मुनाफा या नुकसान हो रहा है, मैं वो कैश में लेना चाह रहा हूँ। बताओ मुझे मुनाफा होगा नुकसान होगा? कितना मुनाफा होगा? जो शेयर 50 के ऊपर बाय नजर आ रहा था, जब वो 80 पे उसका फ्यूचर मैं बेचूंगा तो मुझे एक फ्यूचर के ऊपर 30 रुपए का गेन हो जाएगा। पर शेयर तो नहीं है, सॉरी, ये पर फ्यूचर है। इधर मैं पर शेयर नहीं लिख रहा हूँ, गलत है, सॉरी। इधर पर शेयर नहीं लिखना, इधर जो प्राइस है वो शेयर की नहीं है, सॉरी सॉरी, मैंने गलती से शेयर लिख दिया है। 50 रुपए का पर फ्यूचर, और इधर एक फ्यूचर्स, और यहाँ पर एक फ्यूचर्स कितने का है? 80 का। तो कितना गेन हुआ है? वो कहते हैं सर वो जो सिक्योरिटी जमा कराई थी उसका क्या, वो वापस मिल जाएगी, पूरी आपके अकाउंट में पड़ी रहेगी, बल्कि ऊपर ये 30 रुपए भी आपके अकाउंट में आएंगे, चेक के जरिए आप निकलवा लेंगे ब्रोकर के पास जो अकाउंट होता है, या एटीएम कार्ड दे देते हैं कई ब्रोकर अपने। तो किसी भी उस बैंक से जाके आप एटीएम में से वो पिन दिया होता है, आप पैसे निकलवा लेंगे अपने रेलेवेंट जितने आपके बनते हैं। ठीक है, ज्यादा होते ही नहीं आपके उसमें पैसे, उसने कार्ड ही आपके खास उसका दिया होता है कि उस एटीएम में आपको जितना प्रॉफिट आना होता है वही आप निकाल लेते हैं। जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले नहीं एटीएम से जाके निकालते, शायद आपको पता हो। ये लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लोगों को ज़कात के पैसे मिलते हैं, कई गरीब गुरबा को। तो वो एटीएम कार्ड होता है, वो एटीएम के बाद लाइनें लगी होती हैं, तो वो निकाल रहे होते हैं, तो उनके नाम से आ जाते हैं, हुकूमत दे देती है उनके अकाउंट में, अकाउंट ओपन कराया होता है। हाँ, हालांकि उनका कोई वैसे बैंक अकाउंट नहीं होता, बस एटीएम के पास के ऊपर उनका अकाउंट है, एटीएम कार्ड ही उनका अकाउंट है। अच्छा जी बताएं, क्या ये बात समझ आई है? मेरी जेब में कितना गेन है पर फ्यूचर? 30 रुपए का। तो 5,000 फ्यूचर्स का था मेरा, 5,000 शेयर्स के लिए जो फ्यूचर थे, दसो कितना गेन है? अगर 5,000 फ्यूचर्स हो तो चलो हम एक शेयर की बात ही करते हैं। अब जब आप ओपन मार्केट से शेयर लेने जाएंगे तो आपको ओपन मार्केट में फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? 50 रुपए वाला शेयर आपको अगर ओपन मार्केट से 80 रुपए का मिल रहा है, तो ओपन मार्केट में शेयर 30 रुपए महंगा होना आपके लिए क्या है? लेकिन ये लॉस आपको फील नहीं होगा। फील क्यों नहीं होगा? आप 80 रुपीज वाला शेयर जब खरीदेंगे ना, तो उसमें 50 रुपए आप अपनी पॉकेट से डाल रहे होंगे, और 30 रुपए आप कौन से डाल रहे होंगे उसमें? वो जो आपने फ्यूचर मार्केट से गेन कमाया है। आपको शेयर कितने का पड़ेगा?
आपकी पॉकेट पे वजन कितने का आएगा, यानी एक्चुअली जब मैं शेयर बाय करूंगा तो कितने का बाय करूंगा, शेयर 80 का बाय करूंगा, जिसमें 50 रुपए मैं अपनी पॉकेट से डालूंगा और 30 रुपए भी मेरी अपनी पॉकेट में से ही निकल रहे हैं, लेकिन वो पॉकेट में वो पैसे मैं कमा चुका हूं। और किस मार्केट से कमा चुका हूं, इसका मतलब है फ्यूचर मार्केट मुझे सहूलत दे रही है, पाई शेयर जिधर मर्जी जाता रहे, मार्केट में शेयर जिधर मर्जी जाता रहे 3 माह में। मैंने फ्यूचर मार्केट में अगर ओपन मार्केट में मुझे लॉस हो रहा है, शेयर महंगा हो रहा है, तो फ्यूचर मार्केट के वो गेन से मैं वो लॉस को थ्योरेटिकली स्पीकिंग 100% लॉस कवर कर लूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग 100% लॉस ये कवर, ये 80-90% कवर होता है आपका लॉस, बाकी को 10-20% लॉस कवर नहीं भी होता, वो चल जाएगा, वो हमें पता होता है। समझ आ रही है? ये जो मैंने मिसाल दी इसको कहते हैं परफेक्ट हैजिंग। क्या कहते हैं इसको, परफेक्ट मैच, कि आपने ऐसी हैजिंग मेथड पकड़ा है कि जितना नुकसान आपको ओपन मार्केट से हो रहा है प्राइस के फ्लक्चुएट होने से, वो सारा रिस्क, सारा नुकसान आपने फ्यूचर मार्केट से कवर कर लिया। अब आपको ये टेंशन नहीं है, आप कहते हैं, अब आप हंसेंगे, आज जितना मर्जी फ्लक्चुएट हो जाए भाई मार्केट प्राइस, हमें तो एक तरीका मिल गया है, मार्केट प्राइस ऊपर जाएगी तो फ्यूचर की भी प्राइस ऊपर जाएगी, मार्केट प्राइस नीचे चली जाती है तो ओपन मार्केट में आपको गेन हो जाएगा, सस्ता मिल रहा है ना शेयर, ओपन मार्केट में गेन अगर मार्केट प्राइस नीचे जाती है, और फ्यूचर मार्केट में क्या हो जाएगा, लॉस, और वो लॉस के पैसे देने पड़ेंगे ब्रोकर को। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये दोनों मार्केट आपस में एक दूसरे से गेन लॉस क्या होता है, याद रखना, दोनों में गेन नहीं आ सकता, बहुत कम चांस है। ये वो आई कैप का बोंगा सवाल होगा जिसमें ओपन मार्केट में भी गेन आ रहा है और फ्यूचर मार्केट में भी गेन आ रहा है, ऐसा नहीं होता। ओपन मार्केट में लॉस होगा तो फ्यूचर मार्केट के गेन से कवर करेंगे, ओपन मार्केट में गेन होगा तो उस गेन से फ्यूचर मार्केट का लॉस क्या करेंगे, कवर होगा। दोनों मार्केट सेम डायरेक्शन पे मूव तो करती है, लेकिन दोनों में जो नेट आउटकम होता है, मतलब गेन लॉस, वो सेम नहीं होता। ये नहीं होता कि उधर भी लॉस है उधर भी लॉस है, ऐसे नहीं होता। यहाँ लॉस है तो दूसरी साइड पे डेफिनेटली क्या होगा, गेन। अगर इधर गेन होगा तो यहाँ क्या होगा, लॉस। जी, आप सवाल पूछें जो आपके हैं। क्यों, आपको शेयर सस्ता मिल रहा है आज के मुकाबले में, आपको आज के मुकाबले में, हाँ ये कहें कि कैश हमारा बच रहा है ना, जो आपको शेयर 50 रुपए कैश दे के मिलना था आज, अगर वो 40 रुपए दे के मिला है तो 10 रुपए पैसे बच रहे हैं ना आपके, 10 रुपए फी शेयर बच रहा है आपका, पैसे ना देना भी तो बच रहा है, सस्ती चीज मिल जाए तो, है जी, कैश सेव हो रहा है ना आपका। नहीं समझ आ रही है आपको, किसी बच्चे को मसला हो, अभी सवाल पे ना जाए, मैंने सवाल नहीं करा रहा, मैं अभी आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूं। आपने शेयर लेने हो, गोल्ड लेना हो, वीट लेना हो, राइस लेना हो, अब आज ना गोल्ड लेंगे ना राइस लेंगे ना वीट, सारे पैसे नहीं लगाने आपने, है ही नहीं आपके पास। आप फ्यूचर मार्केट में एंटर होंगे, पहले पहले फ्यूचर मार्केट में एंटर होंगे, वहां पोजीशन क्लोज करेंगे, वहां से गेन कमाएंगे या लॉस जो भी है, फिर आप असल मार्केट में घुसेंगे, क्योंकि 3 माह के अंदर अंदर प्राइस फ्लक्चुएट करनी है, 3 हो गया 6 हो, जितने महीने भी होंगे। समझ आ रही है? हाँ, ये मैंने कल बताया था कि फ्यूचर इज अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, और फ्यूचर की जो प्राइस है वो अंडरलाइंग कमोडिटी की प्राइस पे डिपेंड, इसकी प्राइस इस पे डिपेंड कर रही है, ना कि कमोडिटी की प्राइस उस पर डिपेंड है। यानी अगर कमोडिटी महंगी हो रही है तो फ्यूचर की भी प्राइस बढ़नी बढ़नी है, ये कंफर्म है। ऐसे नहीं होगा कि ये बढ़ रही है इधर से और उधर से कम हो रही है। हाँ, ये हो सकता है कि इधर 30 रुपए का इजाफा हो रहा है और उधर शायद इजाफा 28 का हो, 25 का हो, 35 का हो, रेशियो ऑफ चेंज कैन बी डिफरेंट, बट चेंज जरूर होगी और उसी डायरेक्शन में होगी। उस वजह से ही, उसकी वजह से ये लीनियर रिलेशन पे चेंज नहीं होगी, नॉन लीनियर चेंज होगी, डिमांड सप्लाई। क्योंकि सारे लोग ऐसे नहीं ना आ रहे, कुछ सिर्फ सट्टेबाजी के लिए फ्यूचर मार्केट में एंटर हो रहे हैं, हम तो अपना रिस्क कवर करने के लिए एंटर हो रहे हैं ना। तो फ्यूचर मार्केट में 2 तरह के लोग एंटर होते हैं, स्पेक्यूलेटर्स
और रिस्क मैनेजर्स। तो हम जो ये सारा मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं ये रिस्क मैनेजर के तौर पे पढ़ रहे हैं, एज अ स्पेकुलेटर नहीं पढ़ रहे। हाँ भी लड़कियों नहीं पल्ले पड़ा, पढ़ गया पल्ले। जी बताएं जी। हम कंपनी है, हराम ही है, लेकिन आपने करना पड़ेगा आपको इदारों में जाके एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सीएफओ होंगे तो आपको सब करना पड़ेगा, तभी पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज पढ़ा क्यों रहे हैं। जब आप जॉब करते हैं तो आपको हलाल हराम आपके गले नहीं है ना फिर, लेकिन आप रास्ते सारे आप दिखाते हैं। टैक्स की सारी चोरियां भी हम ही बताते हैं क्लाइंट को। तो जहां अब फिर वहां पे फिर अब आप फतवा ले लीजिएगा कि आपके लिए जायज है कि नहीं, मैं मुफ्ती नहीं हूँ। फतवा लेके कम करना, और फतवा जबानी नहीं लिया जाता, लिख के सवाल देते हैं, लिख के जवाब मिलता है विद रेफरेंस। जहां से भी आपने फतवा लेना हो, जिस मकतबा फिक्र से आपका ताल्लुक है। फतवा ये नहीं होता दसो जरा जायज है कि नहीं, तो ना ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ अबू ਨੂੰ पता है। फतवा कभी भी आम आदमी नहीं देता, मुफ्ती देता है। मुफ्ती बिल्कुल रजिस्टर्ड डॉक्टर होता है वो फतवा का। समझ आ गई? जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना स्पेशलिस्ट के पास, तो मुफ्ती स्पेशलिस्ट होता है फतवे का। वो कहते हैं हमारी अर्निंग हलाल होगी, सवाल है ही पूछी जाना इन्होंने, मैं नहीं बता सकता, भावे हलाल हो तो मैं हराम का ही जावा है, और आप ये काम करें ही ना, तो आप किसी से फतवा ले लें। जहां तक मेरी स्टडी है, सारा ही काम जेड़ा हवाई होता है ना इस तरह का, वो जायज नहीं है। हाँ जी, क्यों? हमारा फाइनेंशियल सिस्टम ही सूदी निज़ाम पे बेस करा, हम क्या करें? हमारा कौन सा इस्लामिक सिस्टम है? ऐसे वास्ते तो असी टीचर बने हैं, इन्नी मेहनत करने तो बाद भी आपको जितने ये चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं मौलाना हजरात, ये वही है जिन्हें बाद में एहसास हुआ है कि हम गलत जगह आ गए हैं। हम हलाल हराम वाली पार्टियां हैं। तो अगर आपने सरवाइव करना है तो आपको हलाल हराम से बाहर निकलना पड़ेगा, देन आप नोटू कमा सकते हैं, नहीं तो नोटू छाड़ो। हलाल हराम के बगैर भी काम होता है, ठीक है। हम ये समझते हैं कि सीए हमें सिर्फ जॉब के लिए तैयार कर रहा है। सीए तो नहीं ये कहता कि आप जॉब करें, आप अपनी फर्म बनाओ, फर्म में आप जो मर्जी करें, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें, आप ना करें किसी का मुलाजिम बन के काम, आपको फर्म की इजाजत है ना, तो आप अपनी फर्म चलाएं, आप अकाउंटेंसी सर्विसेज दें या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो मर्जी करो, दुनिया का बिजनेस काम, आपको कोई नहीं रोकेगा। आई कैब आपको ऑडिट का लाइसेंस भी देता है, ऑडिट का लाइसेंस मेन चीज है, बाकी तो लाइसेंस की जरूरत नहीं, जो मर्जी करो। फॉर्म बनाता है आपकी रजिस्टर, जो मर्जी करो उसमें, कोई कैद नहीं। तो इतना पढ़ने के बाद वैसे रास्ते बहुत से हैं, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ रास्तों में अर्निंग आहिस्ता आहिस्ता आती है, कुछ रास्तों में अर्निंग इमीडिएटली आना शुरू हो जाती है। जो जॉब वाली पार्टीज होती हैं वो कम से कम भी आसान से आसान काम टीचिंग है, मुश्किल से मुश्किल काम भी टीचिंग ही है। हाँ, ये सारे जितने आपको मौलाना नजर आ रहे हैं ये वही भागे हुए हैं, जिन्होंने सोच लिया, तय कर लिया कि यार हम नहीं सरवाइव कर सकते जितना ये गंदा सिस्टम है, झूठो झूठ, क्लाइंट के साथ झूठ बोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो भागते हैं कई लोग उस चीज से। आप ये बात जेहन में रखें, आप किसी भी टीचर को बिठा के उससे पूछ ले आपने टीचिंग क्यों ज्वाइन की, तो कुछ होंगे जो खुशी से आए होंगे, और कुछ होंगे जो कह रहे होंगे कि नहीं यार हमने वहां देखा कि हम नहीं चल सकते। शायद ऐसा हो कि ज्यादा वो जो खुशी से आए हो, लेकिन कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनको ये एहसास हुआ हो। चलें जी आगे। अवेयरनेस देने के ऊपर कोई गुनाह नहीं, अवेयरनेस देने पे कोई गुनाह नहीं। अवेयरनेस देने पे कोई गुनाह नहीं, ठीक है देव। अवेयरनेस देने में क्या गुनाह है मैं बताएं? अगर आपको अवेयरनेस ही नहीं होगी तो आप हलाल और हराम का फर्क का तयन कैसे करेंगे? अवेयरनेस देने देखो ना, अब मुफ्ती भी आपको पढ़ाता है सूद क्या होता है, सूद कैसे कैलकुलेट होता है, तो तू तो मुफ्ती ने भी साइड करा देना है कि सूद कितनी तरह का होता है। अब वो सारे मदरसों में सूद पढ़ाया जाता है, इस्लामिक इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है प्रॉपर,
ये सारे मदरसे वाले जो मुफ्ती बनते हैं ये पढ़ते हैं और बड़ी डिटेल से पढ़ते हैं फतवा फिका की उसमें। तो चलें आगे चलते हैं। हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, इस सबको हम छोड़ रहे हैं, बस अब कहानियां खत्म। न्यूमेरिकल हमारा रह गया है, हमने इसको खत्म करना है। न्यूमेरिकल कैसे होगा, न्यूमेरिकल के 3 स्टेप्स होंगे। न्यूमेरिकल के कितने स्टेप्स होंगे, 3 स्टेप्स में न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। आ जाए, न्यूमेरिकल के 3 स्टेप्स होंगे। अप्रोच, तो या स्टेप्स क्या है सोल्यूशन करने के, 3 स्टेप्स होते हैं जी फ्यूचर के थ्रू सोल्यूशन करने के। अच्छा, आप ये स्टेप्स को शॉर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जितना मर्जी चाहे शॉर्ट कर ले। तो स्टेप नंबर 1, इसको बोलते हैं हेज कंस्ट्रक्शन। ये आज की डेट पे जब आप फ्यूचर मार्केट में एंटर होते हैं ना, उसको कहते हैं। ये आज की डेट पे जब आप फ्यूचर मार्केट में एंटर होंगे, हेज कंस्ट्रक्शन, या इसका दूसरा नाम होता है ओपन पोजीशन इन मार्केट, फ्यूचर मार्केट। इसका दूसरा नाम क्या होता है, ओपन पोजीशन इन फ्यूचर्स मार्केट। इस स्टेप के 1 या 2 नंबर होते हैं, मैक्सिमम 2 होंगे, वैसे 1 ही नंबर होगा। तो इस स्टेप के, मैं तो इसमें जरा इंग्लिश लिख देता हूँ, बाकी कुछ टीचर इंग्लिश नहीं लिखवाते, वो कहते हैं बस ठीक है जेडे नंबर ने वही कर दो, वो आपकी मर्जी है, आप शॉर्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा नंबर किस चीज के हैं, इंग्लिश लिखने के कोई नंबर नहीं है जो मैं लिखवाऊंगा। तो हेज कंस्ट्रक्शन ये पहला स्टेप है, कब करनी है, आज। मतलब मैंने ये वाला स्टेप पहला है, ये पहला स्टेप है, ये जो आपने बाय फ्यूचर नहीं किया था, ये पहला स्टेप है। वो जो साइड पे मैंने लिखा है कि आज आपने फ्यूचर मार्केट में पोजीशन ले ली, कुछ हाथ नहीं आना आपके, बस आपने फ्यूचर ब्रोकर से राब्ता करके कहना भाई मैंने पोजीशन दे दे, आज की प्राइस बताओ, उस पे एंटर। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 ये है, ये इसको कहते हैं क्लोज द पोजीशन, क्लोज पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर्स मार्केट, क्लोज पोजीशन इन फ्यूचर्स मार्केट। ये पोजीशन क्लोज आज नहीं होगी, बाद जब एक्चुअल खरीदने जाएंगे कमोडिटी या बेचने जाएंगे, तो लिख लें इसके साथ ब्रैकेट में डेट ऑफ परचेज, एक्चुअल जब मार्केट से आपने चीजें परचेज करनी है कमोडिटी को, या जब चीज को क्या करना है आपने सेल। मतलब मेरी एग्जांपल में किसके शेयर्स में खरीदना चाह रहा था, तो आज जो डेट थी, जो भी थी आज की डेट, और आज से 3 माह बाद जब मैं एक्चुअली शेयर लेने जा रहा हूँ, तो पोजीशन ओपन आज होगी। 3 माह बाद जब शेयर लेने जाऊंगा तो फ्यूचर मार्केट में पोजीशन को पहले क्या किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद पोजीशन क्लोज करने के बाद तीसरे स्टेप में क्या होता है, नेट आउटकम, नेट कैश आउटकम। ये भी डेट ऑफ परचेज या डेट ऑफ सेल पे होता है। आपको अभी पता नहीं चला, मैंने ये भी करवा दिया आपको। मैंने आपको भी बताया था, आपको शेयर मार्केट से लेना है, कितने का मिलेगा, 80 का। उस 80 में कितने पैसे आप फ्यूचर मार्केट वाले इस्तेमाल करेंगे, 30 रुपए। आपकी जेब पे कितनी कॉस्ट पड़ेगी, वो 50 आपका आंसर होगा। असल में एग्जामिनर असल में आपसे ये पूछना चाह रहा होगा कि हैजिंग करने से आपको कितना गेन आया फ्यूचर मार्केट से, और आपने चीज शेयर तो मार्केट से खरीदा है, मार्केट की प्राइस और गेन एडजस्ट करने के बाद आपकी पॉकेट पे क्या कॉस्ट पड़ी उस शेयर की, ये 50 का जवाब निकाल के दिखाना है। मैंने तो बगैर किसी तरतीब के जवाब बता दिया ना कि भाई आपकी जेब में से 50 जाएंगे, लेकिन इसको प्रेजेंट हम न्यूमेरिकल में यहाँ पे कैसे करेंगे, जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी एक्चुअल सेल और परचेज एट मार्केट रेट, जो कि हमारे केस में परचेज में 80 रुपए थी, मिसाल ले रहा हूँ, ये 80 रुपए की कॉस्ट।
और गेन या लॉस ऑफ फ्यूचर्स मार्केट। आई कैप को आपके सिर्फ इस सॉल्यूशन से गर्ज है मेन, बाकी ऊपर वाले जो स्टेप्स मैं करवा रहा हूँ वो इन्हीं तक पहुंचने के लिए करवाऊंगा, और इनको शॉर्ट जितना मर्जी चाहो कर सकते हो, लेकिन ये मेन हमारा सोल्यूशन है, ये आपने इसको नहीं शॉर्ट कर सकते आप। ठीक है, एक्चुअल हमारी जैसे केस था, मेरी वाली मिसाल में 80 रुपए का शेयर मिल रहा है और आपको फ्यूचर मार्केट से गेन हुआ है लॉस हुआ है, 30 रुपए का गेन हुआ है, तो इसका मतलब है हमें नेट परचेज कॉस्ट क्या पड़ रही है या नेट सेल प्राइस क्या पड़ मिल रही है हमें। हाँ जी, मेरा ख्याल है नेट कॉस्ट 50 की पड़ रही है, ये हमारा आंसर होगा। ये मार्केट की प्राइस गिवन होगी बेटा, गेन लॉस कहां से आएगा, ये आपको ना ऊपर ये स्टेप 2 से निकालना पड़ेगा, लिखने के साथ ये फ्रॉम, जब आप पोजीशन क्लोज करेंगे ना तो स्टेप 2 से आएगा ये कहां से आएगा, स्टेप 2 से। तो अब ये स्टेप 1 में क्या इंग्लिश लिखनी है, स्टेप 2 में क्या इंग्लिश लिखनी है, ये हम सवाल में ही करेंगे अभी कल। अभी टाइम खत्म हो गया है, अभी मैं इंग्लिश लिखवाने बैठ जाऊंगा तो मेरी अगली क्लास लेट हो जाएगी। लेकिन ये टेबल आपको समझ आ गया। अब कुछ बच्चे ना ये करना शुरू हो जाते हैं 50 और 30 80, ये नहीं, ये गलत है। मार्केट से वो 50 का नहीं मिल रहा, मार्केट से वो कितने का मिल रहा है, 80 का मार्केट से ही लेंगे, लेकिन पैसे आप गेन वाले इस्तेमाल कर लेंगे तो बाकी आपकी पॉकेट पे जो कॉस्ट पड़ेगी वो आफ्टर। तो आई कैप ने एमसीक्यूज भी अगर आपके पूछेगा ना तो वो ये वाला जवाब पूछेगा, ये वाला, ये जवाब होगा एमसीक्यूज में भी ये। इससे ऊपर वाले स्टेप्स को आप शॉर्ट करेंगे, मैंने तो स्पेस बहुत ज्यादा थोड़ी है, एक लाइन होती है, एक एक लाइन। चले नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, टाइम खत्म हो गया है। इससे फायदा सिर्फ ये होगा कि मेरे अगले टॉपिक में आसानी हो जाएगी, मैं कम मेहनत लगेगी हमारी फ्यूचर में। दोबारा मैंने फ्यूचर फिर इतनी डिटेल से नहीं बताना, बस मैंने चेंजेस बतानी है कि क्या चेंज आनी है आगे। ये कमोडिटी का फ्यूचर पढ़ रहे हैं, इसके बाद इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है। कौन सा फ्यूचर है? चलो ओके, अल्लाह हाफिज, जाओ। कल का होमवर्क क्या है दिखाओ जरा, टेस्ट की तैयारी तो करनी है, मैंने आपको एमसीक्यूज भी दिए थे तो वो किसी ने पूछे भी नहीं ना चेक कराए, चले बस जाए ठीक है। वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सवाल भी नहीं किसी ने चेक कराया। इसके अंदर जो 25 दिया हुआ करो टेस्ट की तैयारी, 5,000 रुपए का टेस्ट है।